हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीज़न। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं कि सेल क्या होता है। ओके, अब सेल के लिए मैं पहले आपको ये बोलता हूँ कि जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको क्या चाहिए होता है, तो छोटे छोटे ब्रिक्स आपको चाहिए होते हैं। इन ब्रिक्स को एक के ऊपर रख के ही बिल्डिंग बनता है। वैसे ही हमारी ये बॉडी की जो बिल्डिंग है, ये बनाने के लिए छोटा सा ब्रिक्स है, वो है सेल। मतलब सेल को कनेक्ट करके ही हमारी बॉडी बनती है। बराबर। हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल है। देखो, बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल है सोमैटिक और दूसरा सेल होता है, उसको हम बोलते हैं जर्म सेल। एक सेल है सोमैटिक, दूसरा सेल है जर्म सेल। अब ये सोमैटिक सेल को ही हम स्टेम सेल भी बोलते हैं, स्टेम सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं बॉडी सेल। और ये जो जर्म सेल है, इसी को हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, या फिर इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। फाइन। बॉडी के दो सेल है, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल। अभी सोमैटिक सेल में क्या आता है, तो सोमैटिक सेल में आता है ब्लड सेल, फिर लीवर सेल, ओके, बोन सेल, नर्व सेल और बहुत सारी सेल्स बॉडी के। और जर्म सेल में क्या आता है, मेल की केस में आता है स्पर्म और फीमेल की केस में होता है एग, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। फाइन। देखो, हमारे बॉडी की 99% सेल ये सोमैटिक सेल है। कितना? 99%। और 1% जो बचता है वो है जर्म सेल। फाइन। अभी रोज हमारे बॉडी के लाखों सेल्स मरते हैं, उसी के साथ कुछ नए सेल्स भी बनते हैं। ये नए सेल कैसे बनते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन से। ओके, अब ये कैसे पता चल लगता है हमें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कोई कट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। क्यों हील होता है? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में अगर सेल डिवीजन ना होता तो कभी हमारी ग्रोथ नहीं होती, कोई कभी डेवलपमेंट नहीं होता। तो सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ना हम सेल के अंदर क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए हमें सेल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 8 में आपने सेल स्टडी किया होगा। ये देखो, ये है हमारा सेल। अब ये सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखेंगे। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हमारी काम की चीज़ यहाँ पे सेल डिवीजन में क्या है, वो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म। ओके, अब ना ये थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर झाँक के देखते कि इसके अंदर क्या है। ओके, अब इसको ध्यान से समझना। देखो, जो भी न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर डीएनए का बना हुआ होता है। ओके, ये क्रोमैटिन फाइबर किससे बना हुआ होता है? डीएनए से। जब भी डिवीजन का टाइम आता है ना, तो ये डीएनए क्या होता है, डीएनए कंडेंस होने लगता है। मतलब ये बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, पूरा धागा फैला हुआ दिखता है। तो कंडेंस होने का मतलब ये है कि अभी ये जो धागा है ना, अब ये क्या होगा? कंडेंस होगा, मतलब छोटा 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 होते जाएगा। मतलब इसका कंडेंस होके देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ये। अब ये छोटा 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 होते जा रहा है। ओके, अब क्या बन रहा है? ये कंडेंस हो रहा है, छोटा हो रहा है।
अब ये जो कंडेंस वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। और जैसे ही कंडेंस होने लगता है वैसे ही ये खुद को रिप्लिकेट करने लगता है। रिप्लिकेट मतलब इसके जैसा ही सेम कॉपी बनाएगा, मतलब इसके जैसा सेम कॉपी, मतलब वो कैसे दिखेगा? ऐसे। फाइन। अब ना इसके जैसा ये कॉपी बना, मतलब ये क्रोमैटिड के जैसा ये दूसरा क्रोमैटिड बना है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों सेम है। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब आइडेंटिकल है, इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। अभी पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स। ओके, तो देखा आपने क्रोमोजोम कहाँ पे बना? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बना। किससे बना है? डीएनए से बना हुआ है। फाइन, ये क्या है? ये बेसिकली डीएनए का धागा, ये अपने को पता चल गया। ओके, अभी ना एक एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। एग्जाम में आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर लेबल करना है। अब इसको लेबल कैसे करना है देखते हैं। देखो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड है ना, एक पॉइंट पे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सिंपल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अभी ना ये सेंट्रोमियर के ऊपर आपको एक पार्ट दिख रहा है और नीचे एक पार्ट दिख रहा है। ऊपर है, नीचे है। अभी जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये उसको हम हाथ बोलते हैं। हाथ मतलब इंग्लिश में बोलेंगे आर्म। अब ये छोटा है और ये बड़ा आर्म है। जो छोटा आर्म है उसको बोलते हैं पी आर्म। अभी पी क्यों बोलते हैं? पी का फुल फॉर्म है पेटिट, और पेटिट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शॉर्ट आर्म। ओके, तो इसको बोलते हैं पी आर्म। और ये दूसरा जो आर्म है तो पी के कंपैरिजन में ये बड़ा है, इसीलिए पी के बाद आता है क्यू, इसीलिए इसको बोला जाता है क्यू आर्म। तो ये पी आर्म और ये क्यू आर्म, और दोनों को पकड़ने वाला सेंट्रोमियर। ओके, स्ट्रक्चर समझा सबको? ओके, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पूछा है। ओके, अब ध्यान से समझना, दो टाइप के सेल्स हमने देखे। एक है सोमैटिक सेल्स और दूसरा है जर्म सेल। और हमने अभी अभी देखा कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो हमने तो दो सेल देखा था, सोमैटिक सेल और दूसरा था जर्म सेल। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स बनते हैं। अगर सेल सोमैटिक सेल है तो इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ओके, और अगर जर्म सेल है, मतलब कि अगर स्पर्म है या फिर एग है, तो इनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि सेल के अंदर, ये सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स कहाँ से आए। तो ध्यान रखना, हमारे बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। अभी ये पूरा 23 पेयर्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ पेयर्स दिखाता हूँ। लेट्स से 2-3 पेयर्स मैंने आपको दिखाए। इसमें के वी नो दैट एक पेयर को अगर हम कंसिडर करें तो इस एक पेयर में एक क्रोमोसोम्स आता है हमारी मदर से, और दूसरा क्रोमोसोम्स हम इनहेरिट करते हैं हमारे फादर से। ऐसे ही मदर फादर मदर फादर मदर फादर, ऐसे टोटल कितने? 23 पेयर में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर है। तो आपको ये समझा कि एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम्स है वो किससे आता है? मदर से, और एक किससे आता है? फादर से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम्स हमारे मदर से आता है और 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आता है। वेराज यहाँ पे देखो, जर्म सेल में स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, एग में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। और वी नो दैट जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो एक और सेल बनता है, और उस सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम, मतलब कि हमारा बॉडी सेल। तो स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम्स है? 23। एग में कितने? 23। और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। अब यहाँ पे ना दो कंसेप्ट है, एक है डिप्लॉयड और एक है हैप्लॉयड। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो डिप्लॉयड कब बोलते हैं, जब अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम्स अगर होंगे तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, मतलब सोमैटिक सेल है। हेप्लॉयड किसे बोलते हैं, अगर किसी सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो हम उसे बोलते हैं हेप्लॉयड सेल, मतलब कि जो हमारा स्पर्म है और एक सेल है फीमेल की केस में, ये दोनों हेप्लॉयड सेल है क्योंकि उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बराबर। वेराज जो सोमैटिक सेल में है उसमें 46 क्रोमोसोम्स है, इसीलिए उसको बोला जाता है डिप्लॉयड सेल्स। आई होप डिप्लॉयड और हेप्लॉयड कंसेप्ट आपको समझा है। ओके अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि जब सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है, मतलब एक से जब दूसरा बनता है, तो वो एक प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। और स्पर्म सेल का जब डिवाइड होता है तो वो एक प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस किसे बोलते हैं, जब सोमैटिक सेल का डिवीजन होता है तो माइटोसिस, और जब जर्म सेल का डिवीजन होता है तो उसे बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस कब और मियोसिस कब, समझा। अभी हम डिटेल में पहले माइटोसिस को देखेंगे, उसके बाद मियोसिस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे। ओके, क्या देखेंगे हम लोग, माइटोसिस। चलो अभी माइटोसिस देखते समझते हैं माइटोसिस क्या होता है। ओके अभी यहाँ पे आ जाओ। देखो माइटोसिस में वी नो दैट सेल का डिवीजन होके, मतलब एक सेल से हमें 2 सेल्स मिलने वाली है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे 2 स्टेप्स आपको याद रखनी है। वो है, पहली है कैरियोकिनेसिस और दूसरा है, ये फर्स्ट है, और दूसरा है साइटोकिनेसिस। ओके पहला है कैरियोकिनेसिस और दूसरा होता है साइटोकिनेसिस। अब कैरियोकिनेसिस क्या होता है, तो पहले सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक सेल से 2 सेल बनने के प्रोसेस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस से पहले 2 पार्ट बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैरियोकिनेसिस। और एक बार ये लेट्स से न्यूक्लियस के 2 पार्ट बन गए, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाता है और फाइनली हमें 2 सेल बनते हैं जिसका सेपरेट न्यूक्लियस है। तो आपको समझा, कैरियोकिनेसिस ने पहले न्यूक्लियस का डिवाइड हो गया, अभी भी साइटोप्लाज्म एक ही है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या बनता है, 2 सेल्स बनते हैं। मतलब पहला कैरियोकिनेसिस होता है, जब कैरियोकिनेसिस होता है तो उसके बाद साइटोकिनेसिस होता है और फिर 2 सेल बनते हैं। अब ये जो कैरियोकिनेसिस है ना, ये 4 फेजेस में होता है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड लास्ट वन इज टेलोफेज। और जब ये चारों फेज कैरियोकिनेसिस में हो जाते हैं, फिर उसके बाद साइटोकिनेसिस होके साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेल्स बनते हैं। ओके तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पॉइंट्स दूंगा जिसको आपको एग्जाम में लिखना है। ओके तो पूरा इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको इजीली और अच्छे से समझेगा। ओके अभी इनको ध्यान से समझना। देखो एक मैंने सेल आपको दिखाया है और 23 पेयर में से सिर्फ एक ही पेयर आपको दिखाया है ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके। बट आपको समझना है कि इस न्यूक्लियस में सिर्फ एक पेयर नहीं है, बाकी और 23 पेयर्स भी है, 22 पेयर्स हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक पेयर दिखाया। ओके कंफ्यूज नहीं होना, इस न्यूक्लियस में और भी बहुत 22 पेयर्स हैं, मैंने सिर्फ आपको एक पेयर दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझे। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि एक पेयर में से एक क्रोमोसोम्स मेल से आता है और एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है, तो मैंने आपको वो दिखाया है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, मतलब इसका रेप्लिकेशन करके ये हो गया और इसका रेप्लिकेशन करके ये हो गया। इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टोक्रोमैटिड्स, बराबर।
अब ये जो है ना, ये आपको दिखा है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक्चुअल में यहाँ पे एक और ऑर्गेनल है, वो है सेंट्रियोल। ओके, अब ध्यान से समझ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ओके ओके, अभी फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोफेस। तो ध्यान से समझना प्रोफेस में एक्चुअल में क्या होता है। मैं आपको पॉइंट्स देने जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहले तो पहला पॉइंट देखो आराम से। पहला पॉइंट ये है कि पहले कंडेंसेशन होता है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है, इसका और कंडेंसेशन होके छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बने हैं। दिख रहा है सबको? तो पहला पॉइंट क्या है, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बने हैं। उसके बाद एंड बिकम शॉर्ट एंड थिक, तो शॉर्ट बन गए हैं। ये कैसे बने हैं? शॉर्ट एंड थिक बने हुए हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल डबल हो गया, मतलब ये एक सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल डबल हो गया। नाउ सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट एंड, तो आपको दिखेगा ये सेंट्रियोल अपोजिट तरफ, मतलब ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो इनके पोल की तरफ जाएंगे। और आपको ये दिखेगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होते जा रहा है। तो आपके मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बनाया है, जिससे ये समझ में आता है कि ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपेयर होते जा रहा है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? प्रोफेस में। तो प्रोफेस आपको समझा सबको? ये 4 पॉइंट्स मैंने 5 पॉइंट्स आपको दिए, इन्हीं को आपको एग्जाम में थोड़ा सा मसाला लगा के लिखना है। सिंपल है प्रोफेस। ओके, अब आगे जाके देखते हैं कि उसके बाद का फेज है वो है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या आता है वो देखते हैं। आई होप साथ ही साथ में आपको डायग्राम को भी अच्छे से समझना है कि मेटाफेज में क्या हो रहा है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कंप्लीटली, अभी आपको दिख रहा है ये पूरा साइटोप्लाज्म है, राइट? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब डिसअपेयर हो गया। अब ये सारा कार्यक्रम कहाँ पे चालू है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे सेंट्रियल तो डबल हो गया था, अपोजिट पोल में भी गया था, वो हमने देखा। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कंप्लीटली, वो तो हमें दिख रहा है। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। तो अभी देखा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, खुद को पैरेलल लाइन में आ गए हैं। तो आपको सबको इक्वेटोरियल प्लेन पता है ना, जैसे अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन होता है बीच में से, वैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन पे सब लोग अरेंज हो गए हैं पैरेलली। दिखा सबको? अभी साथ ही साथ में ये जो सेंट्रियोल है, इसमें से स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहा है, दिख रहा? और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया है किसके बीच में? ये जो सेंट्रोमियर है और जो सेंट्रियोल है, इनके बीच में आपको ये धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। फाइन, तो स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। दिखा? ओके, अभी ये मेटाफेज कंप्लीट हो गया, जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स पैरेलल इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल हो गए हैं। अभी मेटाफेज के बाद नेक्स्ट है वो है एनाफेज। ओके, अभी एनाफेज क्या है वो समझो। सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड पुल अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी ये क्या था? देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ना, अभी स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया, ये इसको ऊपर खींच रहा है और ये नीचे वाला सेंट्रियोल इसको नीचे खींच रहा है, एक ऊपर एक नीचे खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे एनाफेज में अच्छे से समझना कि जो क्रोमोसोम पैरेलल थे जो इक्वेटोरियल को, अब इनके 2 टुकड़े हो गए, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड अब सेपरेट हो गए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। सेकेंड पॉइंट देखो, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड का डॉटर क्रोमोसोम, मतलब अभी आपको ये जो दिख रहे हैं ना टुकड़े सिस्टर क्रोमैटिड, इन्हीं को बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। ये कौन से फेज में हो रहा है? एनाफेज में। ओके, सबको समझा एनाफेज क्या है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, वो है टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स एट अपोजिट पोल, ये तो सेपरेट हो गए थे, अब सिस्टर जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो वापस से डीकंडेंस होना चालू हो जाता है। आपको पता ना, ये कंडेंस हुआ था पहले, अब डीकंडेंस होना मतलब वो वापस से अपने स्ट्रक्चर में, मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर था उसमें वो वापस जा रहे हैं एंड बिकम थ्रेड लाइक। दिखा आपको? थ्रेड लाइक बन रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उनके बाजू में फॉर्म हो गया। देखो ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया और नीचे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। न्यूक्लियस भी स्टार्ट में बनना चालू हो जाता है और धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर अब आपको कभी नहीं दिख रहा है। फाइन, टेलोफेज समझा? अभी देखो ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, नीचे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। टेलोफेज के बाद हमें समझ में आता है कि कैरियोकिनेसिस अब कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो गए हैं।
ना इसके बाद आता है वो है साइटोकिनेसिस। अब क्या होगा, ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ से कट लगा दूँ तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। साथ ही साथ में देखो ये एक सेल और ये एक सेल अब अलग अलग हो गए। ये सेल में भी आपको ये ब्लू वाला पार्ट मतलब मेल का क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा है, फीमेल का क्रोमोसोम भी आपको दिख रहा है रेड वाला पार्ट। फिर मेल का क्रोमोसोम, फीमेल का क्रोमोसोम, इसमें भी अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम है, इसीलिए हम इसको डिप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। सिमिलरली इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, इसको भी हम डिप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। मतलब कि माइटोसिस में हमें क्या मिला, डिप्लॉइड सेल्स बने, एक सेल से दो सेल्स बने जिसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। आपको ये समझा, यहाँ पे भी एक मेल का क्रोमोसोम और फीमेल का क्रोमोसोम, और जो दो सेल बने इसमें भी एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। ऐसे ही आपको मैंने सिर्फ आपको एक पेयर दिखाया था, इसका मतलब इसमें और 22 पेयर्स भी हैं, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम हैं। फाइन, आई होप माइटोसिस एक कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट लगने वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में पूछिए। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह से आपको मियोसिस भी समझाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।